अगर अब अभी हम देखें भारत के कितने राज्यों में चुनाव हुए, भारत के राज्यों में चुनाव हुए 4 राज्यों में। किस में? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु। इसके अलावा पुडुचेरी में भी चुनाव हुए, पुडुचेरी में भी विधानसभा के चुनाव हुए। अब आप बताएंगे पुडुचेरी के अलावा ऐसी कौन सी यूटी है जहां पर कौन सी यूटीज है जहां पर विधानसभा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखिए इलेक्शन 2000। हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हम HPRCA द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब HPRCA जितने भी पेपर आयोजित करता है उसमें 2 तरीके से वो एरिया को रखता है। एक एरिया होता है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, दूसरा एरिया जो सभी के लिए कॉमन होता है, यानी उस एरिया में जो सब्जेक्ट से सवाल आते हैं वो सभी के लिए कॉमन है। तो हम किस एरिया को कर रहे हैं? जो सभी के लिए कॉमन है। तो देखिए आज का जो हमारा PYQ है वो है असिस्टेंट स्टाफ नर्स, जो हमारा पेपर 4 से 5 मई 2026 को हुआ था। इसमें आज हम करेंगे सेकंड शिफ्ट। इसकी फर्स्ट शिफ्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। आई बटन पे आपको वो वीडियो दिख रही होगी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अगर हम अब देखें इसमें जो क्वेश्चन है वो कौन से एरिया से आए थे, तो कमीशन ने जैसा कमीशन पहले से पूछता आया है उसी तर्ज पे अपने इस पेपर को भी सेट किया था। उसने इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, HPGK, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे थे। इसमें अगर हम देखें इंग्लिश से उसने हमेशा की तरह 5 क्वेश्चन पूछे थे, रीजनिंग से भी उसने 5 या 6 क्वेश्चन पूछे थे, हिंदी से भी 5 या 6 क्वेश्चन पूछे थे। उसके अलावा साइंस से भी उसने जितने जैसे वो पहले पूछता है उतने ही क्वेश्चन पूछे थे। अगर हम देखें इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, इसका वो जो अनुपात है क्वेश्चन का वो हर पेपर में एक सा रख रहा है। और साइंस का भी अगर हम देखें तो वो कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, उसके अलावा विटामिन से क्वेश्चन पूछ रहा है। इस वाले एरिया को वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग एरिया है कमीशन का, इससे वो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें इकोनॉमिक्स से भी वो कभी पेपर में ज्यादा पूछ लेता है, कभी पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है, तो ये भी हमारे पास ध्यान देने वाला एरिया है। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का जो इसमें अगर हम देखेंगे रेशो वो बाकी पेपर जैसा ही है। ठीक है, HPGK में उसने HPGK में क्या पूछा? HPGK तो पूछी, उसके साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पूछा। करंट अफेयर में उसने पिछले 1 साल का करंट अफेयर पूछा है, यानी करंट अफेयर में वो 1 साल को देख रहा है, बाकी एरिया को वो इन 4 एरिया को एक जैसा रख रहा है, बाकी एरिया में वो फ्लक्चुएशन शो कर रहा है। सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है हमारे को इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इंग्लिश पे। अब देखेंगे हम कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। Choose the correct article from the following option. Nowadays, a focus of advertising is increasingly seen as a delicate topic. ठीक है, and no article or A. ये पूछा गया है nowadays dash focus of advertising. ठीक है, focus of advertising nowadays. तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर हम देखें focus, जो वर्ड focus है किसके दो फोकस के बाद क्या लिखा गया है? एडवर्टाइजिंग। किसका फोकस बढ़ चुका है? एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक नाउन बन चुका है। हमारे पास क्या बन चुका है? स्पेसिफिक नाउन, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है कि किसका फोकस बढ़ा है? एडवर्टाइजिंग का। यहाँ पर क्या होगा? एक डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा और डेफिनेट आर्टिकल में हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ठीक है, तो नाउ अ डेज द फोकस ऑफ एडवर्टाइजिंग, नाउ अ डेज द फोकस क्या होगा? द फोकस ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो हमने देखा है स्पेसिफिक नाउन वाले कमीशन के द्वारा बहुत क्वेश्चन पूछे गए जिसमें स्पेसिफिक नाउन दिया गया था और उसमें द का यूज होना था। Select the most appropriate option to substitute the underlined word segment in the given sentence. By accepting the demands of the employees, he completed 2 tasks with 1 action. यहाँ क्या बोला गया है? उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की डिमांड को मान लिया और उन्होंने क्या कर दिया? He completed 2 tasks with 1 action. उन्होंने अपने एक एक्शन के द्वारा 2 टास्क कंप्लीट कर लिए। Kept his mouth shut and eyes open, killed 2 birds with 1 stone, kept the wolf from the door, killed 1 to 100. ठीक है, अगर हम देखिए इसका, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? कंप्लीट 2 टास्क विद 1 एक्शन। इसका क्या मतलब होगा? टू डिफरेंट थिंग करना एट द सेम टाइम विद सिंगल एफर्ट। एक ही सिंगल एफर्ट से 2 काम कर देना सेम समय पे। ठीक है, ये मतलब है इसका। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं किल्ड 2 बर्ड विद 1 स्टोन, एक पत्थर से 2 पक्षियों का शिकार करना, ये यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, अगर हम देखें बाकी ऑप्शन ए, केप्ट हिज माउथ शट एंड आइज ओपन, इसका मतलब क्या है? स्टे क्वाइट एंड ऑब्जर्व, चुप रहो और ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऑप्शन सी का क्या मतलब है? केप्ट द वोल्फ फ्रॉम द डोर, मीन्स टू हैव एनफ मनी टू बाय फूड एंड सर्वाइव। ठीक है, किल्ड 1 to 100, इसका क्या मतलब है? टू पनिश 1 person एज अ वार्निंग टू अदर्स, बाकी को वार्निंग देने के लिए एक पर्सन को पनिश करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। आशना वोर a dash dress for the school function and everyone appreciated her choice। अब देखिए, आशना ने एक ड्रेस पहनी थी स्कूल फंक्शन के लिए और सबने उसको क्या किया, उसको अप्रिशिएट किया उसकी चॉइस के लिए कि अच्छी ड्रेस पहनी होगी, ठीक है। अगर हम देखें स्टेल, स्टिफ, ब्राइट, हैवी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। अगर हम देखें यहाँ पर ड्रेस को हम यूज करने के लिए स्टिफ भी बोल सकते हैं, हैवी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने क्या देखना है, पॉजिटिव वे लिखना है, क्योंकि सबने क्या किया, उसको अप्रिशिएट किया है। क्या किया, सबने अप्रिशिएट किया है। तो हम अप्रिशिएट, हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ऑप्शन सी हम लिख सकते हैं ब्राइट, ब्राइट ड्रेस। अगर हैवी ड्रेस लिखेंगे तो अप्रिशिएट वाला कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ब्राइट लिखेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पर उसको रिजल्ट मिला है अपना, तो हम ब्राइट ड्रेस लिखेंगे इधर, ठीक है। तो ब्राइट, सी इज द राइट ऑप्शन। स्टेल किसके यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर फूड एंड वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट हियर। तो ये हो गया हमारे पास चारों के चारों ऑप्शन थे, उसमें से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए हमारे क्या क्वेश्चन थे, नाउ अ डे इज द फोकस ऑफ एडवर्टाइजिंग, बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज किल 2 birds विद 1 stone, आशना वोर अ ब्राइट ड्रेस। तो ये थे हमारे पास इंग्लिश के 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। चूज द करेक्ट एंटोनी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द एजेंसी क्रिटिसाइज द कॉम्प्लिसेंट एटीट्यूड दैट डिलेड इमरजेंसी प्रिपरेशन। तो रिसेप्टिव, सेप्टिकल, प्रोएक्टिव, प्रैग्मेटिक। अगर हम देखें इन चारों में से ये जो वर्ड है अंडरलाइन वर्ड कॉम्प्लिसेंट, इसका अपोजिट क्या होगा, तो कॉम्प्लिसेंट का क्या मतलब होता है, इनएक्टिव। क्या मतलब होता है, इनएक्टिव। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्टिव, एक्टिव या फिर प्रोएक्टिव। तो देखिए इसका क्या होगा, प्रोएक्टिव इज द राइट आंसर। तो अगर हम देखें प्रोएक्टिव मींस, प्रोएक्टिव का क्या मतलब होता है, टेकिंग एक्शन। क्या मतलब होता है, टेकिंग एक्शन बाय कॉजिंग चेंज रेदर देन ओनली रिएक्टिंग टू चेंज। तो ये मतलब ये अपोजिट होगा कि इसका कॉम्प्लिसेंट का। कॉम्प्लिसेंट का सिनोनिम क्या होता है, इनएक्टिव, और इसका एंटोनिम क्या होता है, प्रोएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट द हाइलाइटेड फ्रेज विद 1 word। ये हमारे पास यहाँ पर हाइलाइटेड फ्रेज दिया गया है, इसको 1 word से सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा। लीना इज टू naive to understand the implication of what was being said, rather she is someone who easily believes everyone। तो अगर हम देखें, लीना इज टू naive, लीना इज टू naive to understand the implication of what was being said। अब देखें अगर हम यहाँ पर क्या दिया गया है, एक तो नाइव दिया गया है यहाँ पर, और आगे क्या बोला गया है, शी इज समवन हु इजली बिलीव एवरीवन। वो कैसी इंसान है, वो ऐसी इंसान है जो सब में इजिली भरोसा कर लेती है। तो इसका बताना है हमारे को 1 word, इमेच्योर, फुलिश, इनकॉग्निजिबल, क्रेड्यूलस, ठीक है। तो ये बताना है हमारे को। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्रेड्यूलस का क्या मतलब होता है, क्रेड्यूलस क्या डिस्क्राइब करता है, पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड इज इजिली फूल्ड और चीटेड। ये क्या करता है, ये वाला पर्सन क्रेड्यूलस, जो इजिली मान जाता है, किसी की बातों में जल्दी आ जाता है, ठीक है। नाइव क्या होता है हमारे पास, नाइव भी क्या होता है, सिनोनिम्स है किसका, क्रेड्यूलस का। यानी क्रेड्यूलस और नाइव एक जैसे ही वर्ड है। दोनों का क्या मतलब है कि दोनों वर्ड का मतलब है कि किसी का नेचर ऐसा होना कि इजिली वो बातों में आ जाते हैं। तो क्रेड्यूलस स्पेसिफिकली टारगेट द टेंडेंसी टू बिलीव अदर विदाउट एविडेंस। तो यहाँ पर क्या यूज हो सकता है, शी इज क्रेड्यूलस, ठीक है। यहाँ पर ये होगा इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए प्रोएक्टिव एंड क्रेड्यूलस, कॉम्प्लिसेंट का क्या होगा, प्रोएक्टिव, शी इज समवन हु इजिली बिलीव एवरीवन, तो क्रेड्यूलस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर एक नाइव भी दिया गया है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नाइव भी का भी मतलब पता होना चाहिए और क्रेड्यूलस का भी, दोनों ही सेम चीज के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना रीजनिंग पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्किन SKIN is coded as 6972 and DISK is coded as 9746। तो what is the code for D in that language? D के लिए क्या क्या कोड यूज किया गया है ये बताना है हमें, ठीक है। तो अगर हम देखें, अब देखिए यहाँ पर टू फाइंड द कोड ऑफ लेटर D हमने क्या करना है, कंपेयर करेंगे, एक तो वर्ड्स को भी कंपेयर करेंगे फिर न्यूमेरिकल को भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब कॉमन कौन से वर्ड है हमारे पास, अगर हम देखें तो कॉमन वर्ड है हमारे पास SIK। कॉमन कौन सा वर्ड है, SIK। और कॉमन नंबर दोनों में कौन से आ रहे हैं, 976। इसमें भी 9 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 6 है, ठीक है। अगर हम देखें TISK, द ओनली लेटर नॉट प्रेजेंट इन SKIN इज D। इसमें कौन सा लेटर प्रेजेंट नहीं है, D लेटर प्रेजेंट नहीं है। और इसमें कौन सा लेटर प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट नहीं है हमारा N, ठीक है। फाइंड द यूनिक डिजिट इन कोड 9746, द ओनली डिजिट नॉट प्रेजेंट इन द कोड SKIN इज कौन सा नहीं है, 4। अगर हम देखें, हमने क्या देखा, अभी हमने देखा SKIN, ठीक है। इसके लिए कोड क्या था, 6972, ठीक है।
उसके बाद BISK, इसके लिए क्या कोड था 9746। अगर हम देखें यहाँ पर I भी है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर K है, यहाँ पर भी K है, यहाँ पर हमारा उसके अलावा S है तो यहाँ पर भी S है। अब हमारे से D का कोड पूछा गया है। अगर हम देखें इसमें अब नंबर्स को कंपेयर करते हैं, नंबर कौन कौन से हैं। अगर हम देखें 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, 6 इसमें है, 6 इसमें भी है। तो यहाँ पर N के लिए हो गया 2 और यहाँ पर D के लिए हो गया हमारे पास 4। तो D के लिए क्या हो गया 4। 4 इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। B हमारा सही आंसर होगा। जो D का कोड है वो क्या है 4 है, और अगर N का कोड पूछते तो वो क्या होता 2 होता। तो ये कंपेयर करके हमारे को इजिली मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास अगला, तो देखिए व्हाट इज द कोड ऑफ D इन दैट लैंग्वेज 4। नेक्स्ट चलते हैं, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए ये वाले क्वेश्चन कमीशन के द्वारा हर पेपर में रिपीट किए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कमीशन पूछ रहा है। ये पहले ही बता देता है कि आपको एक अक्षर और प्रतीक श्रृंखला दी गई है और उसमें जो काउंटिंग है वो बाएं से दाएं की जानी चाहिए केवल। ठीक है, केवल वर्ड यूज कर दिया है, यानी ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले और बाद में एक प्रतीक हो, सिंबल हो। यानी कि आपको क्या ढूंढना है, एक लेटर ढूंढना है। लेटर ढूंढना है, ठीक है, लेटर ढूंढना है हमारे को जिसके पहले और बाद में क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। ऐसा ढूंढना है, लेटर सिंबल लेटर सिंबल, सिंबल लेटर सिंबल, ऐसा ढूंढना है हमारे को। तो देखिए ये हो गया हमारे पास सिंबल लेकिन इससे पहले लेटर, ये हो गया हमारे पास लेटर लेकिन इससे पहले सिंबल नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं सिंबल, सिंबल फिर ये हमारे पास फिर से सिंबल आ जाता है। ये आया लेटर लेकिन इससे पहले तो सिंबल है लेकिन बाद में लेटर है। ये आया हमारे पास लेटर, इससे पहले लेटर है और इसके बाद में सिंबल है, लेकिन दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। ये भी नहीं होगा। अब लेटर को पकड़ते हैं, ये रहा लेटर, इससे पहले भी क्या है, सिंबल है, इससे बाद में भी क्या है, सिंबल है। तो एक हो गया हमारे पास वाई, इसको कर दिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं अपना एक्स पे, एक्स रहा, इसके पहले भी सिंबल है बाद में भी सिंबल है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक और। उसके बाद चलते हैं हम अपना डब्ल्यू पे, इसके पहले भी सिंबल है बाद में भी सिंबल है, तो डब्ल्यू हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, कौन सा लेटर दिख रहा है हमारे पास, टी, टी, टी के पहले भी सिंबल है बाद में भी सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना एल, एल के पहले भी सिंबल है बाद में भी सिंबल है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना बी पे, तो बी के पहले तो सिंबल है बाद में लेकिन लेटर है। आई के पहले लेटर है बाद में तो कुछ भी नहीं है, यानी ये इतने वर्ड आए हमारे पास, इतने लेटर आए, 1 2 3 4 5, कितने हैं हमारे पास 5, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 5 ऐसे हैं हमारे पास अक्षर जिनके पहले भी सिंबल है और बाद में भी सिंबल है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ईच वॉवल इन द वर्ड टीचिंग। अब देखिए शब्द टीचिंग में प्रत्येक स्वर को उसके बाद आने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में बदल दिया जाता है। ईच वॉवल इन द वर्ड टीचिंग, टीचिंग में जितने भी वॉवल हैं उनको चेंज किया जाता है लेटर से इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रोसीडेड इन इट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे को टीचिंग में वॉवल ढूंढने और कॉन्सोनेंट ढूंढने। तो देखिए हमने आइडेंटिफाई कर दी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवल कौन कौन से हैं इसमें, वॉवल देखिए 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं हमारे को, इसमें दिख रहे हैं हमारे को ए ई तो दिख गया और आई दिख गया, तो ए ई आई, तो ई ए आई है हमारे पास 3 वॉवल इस वर्ड में। कंसोनेंट अगर हम देखें बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट है, टी सी एच एन जी, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, वॉवल को चेंज करना है हमारे पास, वॉवल को चेंज करना है नेक्स्ट लेटर से, ठीक है, +1 से प्लस करना है, और कॉन्सोनेंट को चेंज करना है माइनस, एक पीछे को जाना है उसको, ठीक है। तो न्यू वर्ड क्या बनेगा वो बताना है। तो अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टी, टी क्या है, कंसोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो ये होगा हमारा एस, हो गया एस, ठीक है। उस पर आता है ई, ई क्या है हमारा वॉवल है तो ये होगा एफ, ये जो जाएगा नेक्स्ट वाले में। ए क्या है हमारा वॉवल है तो ये हो जाएगा बी, सी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है तो सी हो जाएगा हमारा बी, एक पीछे वाला वर्ड हो जाएगा। उसके अलावा उसके बाद आता है हमारे पास एच, एच क्या है हमारा कॉन्सोनेंट तो एच हो जाएगा हमारा जी, बैक जाएगा ना ये, ठीक है। आई है हमारा वॉवल तो ये आई हो जाएगा हमारा जे, ठीक है। नेक्स्ट एन है हमारा क्या, एन है हमारा कॉन्सोनेंट तो वो हो जाएगा हमारा एम, ये हो गया। जी है हमारा कॉन्सोनेंट तो ये हो जाएगा हमारा एफ। तो जो न्यू ग्रुप ऑफ लेटर है वो बना हमारा एस एफ बी बी जी जे एम एफ, ये बन गया हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस प्रकार निर्मित नए समूहों के नए अक्षरों के समूह में बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। बाएं यानी कि अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो एक बार इंग्लिश को पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू ग्रुप, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द न्यू ग्रुप, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। क्या पूछा रखा है, सेकंड में कौन सा है, विल बी द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो सेकंड है हमारा एफ, एफ इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो क्या होगा हमारा ए इज द राइट आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन थे हमारे पास वॉवल और कॉन्सोनेंट पे। तो ऐसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं कमीशन ने, अपनी जितने भी उसने पेपर लिए हैं अब तक उसने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सिलेक्ट द पेयर विच फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलो बाय द टू पेयर गिवन बिलो। बोथ पेयर फॉलो द सेम पैटर्न। हमारे पास कमीशन के द्वारा दो पेयर दे दिए गए हैं और दोनों पेयर सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कि वो जो सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया वो इन चारों में से किसने फॉलो किया। तो सबसे पहले तो हमारे को पैटर्न का पता लगाना है। तो देखिए ये लिखा है हमारे पास एम से गए आर पे, एम से अगर हम आर पे जाएंगे तो +5 हम आगे को गए, क्यू से गए हम वी पे तो +5 हम आगे को गए, वी से गए हम ए पे तो +5 हम आगे को गए। तो इसमें फॉलो हो रहा है इस वाले ऊपर वाले में +5 जितनी भी उसकी पोजिशनल वैल्यू है उसमें हमने क्या ऐड करना है, +5 ऐड करना है। आर से गए हम डब्ल्यू पे तो +5 हमने ऐड किया, वी से गए हम ए पे तो +5, ए से गए हम एफ पे तो हम +5 ऐड कर रहे हैं। यानी पैटर्न क्या है हमारे पास, +5 हमने ऐड करना है। तो अगर हम देखें एम एन में तो +5 नहीं हुआ, आर एस में भी +5 नहीं हुआ, पी क्यू में भी +5 ऐड नहीं हुआ। तो ऑप्शन सी बचा हमारा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि बाकी तो हमने एलिमिनेट कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न। तो हम इसको देख लेते हैं। जी है हमारे पास यहाँ पर, जी में अगर हम +5 करेंगे तो हम कहां पर पहुंचेंगे, 1 2 3 4 5 एल पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखा कि यहाँ पर +5 हुआ। के से अगर हम जाएंगे +5 करेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम, 1 2 3 4 पी पे ही पहुंचेंगे। उसके अलावा अगर हम पी से जाएंगे तो +5 करेंगे तो हम कहां पे पहुंचेंगे, यू पे पहुंचेंगे। यानी +5 का रूल कौन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो सी ऑप्शन है हमारा वो +5 का रूल फॉलो कर रहा है। बाकी को हमने किस आधार पे एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि वो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ईच ऑफ Q, R, S, T, U, V and W has an exam on different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of same week। ये क्या कह रहे हैं, 7 पर्सन थे जिनका जो एग्जाम है सेम वीक में था, मंडे से संडे तक, लेकिन एक दिन सेम डे पे नहीं था। तो उन्होंने डेज बताए हैं। अब Q हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे, यू का एग्जाम कब था, ट्यूसडे पे था। तो अगर हम देखें, अब यहाँ पर हम 7 पर्सन को बिठा देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यू का एग्जाम ट्यूसडे पे रहता है, यू को हमने रखा ट्यूसडे पे। अभी हम इसको नहीं बिठाएंगे, यहाँ पर हमने यू को रखा ट्यूसडे पे। आगे क्या बोल रहा है, एस हैज एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, एस का जो एग्जाम होगा वो डब्ल्यू के तुरंत बाद होगा। टी हैज एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर वी, टी का जो एग्जाम होगा वो वी से तुरंत पहले होगा। टी का जो एग्जाम होगा वो किससे तुरंत पहले होगा, वी से तुरंत पहले होगा। अगर वी का इस दिन है तो टी का उससे पहले ही होगा। ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में केवल एक पर्सन है जिसका एग्जाम हो सकता है। ओनली 2 पर्सन हैव एन एग्जाम बिटवीन एस एंड आर, वी के और एस के बीच में केवल 2 पर्सन बैठ सकते हैं। आर्स एग्जाम इज इमीडिएटली बिफोर टी, आर का जो एग्जाम है वो टी से तुरंत पहले है। आर्स एग्जाम इज इमीडिएटली बिफोर टी, तो यहाँ पर आर बैठ गया। तो यानी आर टी वी ये तो एक साथ बैठेंगे। यहां से ये क्लियर हो गया। देखो आर टी वी कहाँ बैठेंगे, अगर हम यहाँ को बैठा देते हैं, आर टी वी एक साथ बैठेंगे, ठीक है। और एस और वी के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर एस आ जाएगा क्योंकि इनके बीच में 2 पर्सन ये बैठ गए। अब यहाँ पर देखो एस से पहले कौन बैठ रहा है, डब्ल्यू बैठ रहा है, ठीक है। और डब्ल्यू से पहले कौन बैठेगा, एक पर्सन बैठेगा, और उससे पहले कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा। यहाँ पर कौन बैठेगा, हमारा बैठेगा यू। और यू का एग्जाम कब था, ट्यूसडे को था। कब था, ट्यूसडे को था। ट्यूसडे से पहले क्या आ गया, मंडे, और ये आ गया हमारे पास अब संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर बिठाते हैं एक बार इनको, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अगर हम यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब यहाँ पर मंडे पे कौन बैठा है, क्यू, ठीक है। और ट्यूसडे पे यू, वेंसडे पे डब्ल्यू, और अगर हम देखें थर्सडे पे एस बैठा है, और फ्राइडे पे कौन बैठा है हमारा आर, सैटरडे पे टी एंड संडे पे वी। तो वी की परीक्षा किस दिन है, तो वी की परीक्षा कब है, संडे को है। वी की परीक्षा कब है, संडे को है। तो हमने एक बार इनको ऐसे बिठाया और ऐसे इनकी पोजीशन मिल गई, फिर हमने इनको ऐसे बिठा दिया। तो यानी वी की परीक्षा कब है हमारी, संडे को है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन भी कमीशन के द्वारा बहुत पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिंदी का, पलक लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। पलक लगने का क्या अर्थ है, नींद आ जाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर्वोचित क्रिया विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मैं डैश ताजे फल खाता हूं, मैं प्रतिदिन खाता हूं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खुदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। खुदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम बहुत किया लेकिन लाभ बहुत ही थोड़ा हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए नींद आ जाना, प्रतिदिन, परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं मोहन डैश कलम डैश बहुत सुंदर पत्र लिखा। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक से करें। मोहन ने कलम से, तो ए इज द राइट आंसर। मोहन ने किससे लिखा? कलम से लिखा बहुत सुंदर पत्र। कोयलों की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कोयलों की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गरज पर सबको झुकना पड़ता है, बिना बल प्रयोग के काम हो गया, अपना कर्म ही फल देता है, बुरों के संग से कलंक लगता है। तो कोयलों की दलाली में मुंह काला, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसका होगा ने और से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने साइंस के पोर्शन पे। तो देखिए इसमें विटामिन से, उसके अलावा एंजाइम से, कार्बोहाइड्रेट से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं कमीशन के द्वारा। व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का इनमें से कौन सा जो है वो गुड सोर्स है हमारे पास? ठीक है, तो विटामिन सी का अगर हम देखेंगे, सिट्रस फ्रूट जो है हमारे पास, वो हमारे पास विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। तो इसमें सिट्रस फ्रूट आपको कौन सा लग रहा है फ्रूट? तो वो है हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑरेंज। कौन सा लग रहा है हमें? ऑरेंज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन? ठीक है, कौन सा पार्ट है फ्लावर का, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का जो पोलन को रिप्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है? पेटल, पिस्टल, सेपल या फिर स्टेमन? ठीक है, तो वो है हमारे पास, कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्टेमन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखिए अगर हम, तो देखिए विटामिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट साइंस का कॉन्सेप्ट है या एरिया है। तो विटामिन हमारे पास दो टाइप से होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर हम देखें वाटर सॉल्युबल कौन से होंगे? बीसी। इन्हें याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक भी है, और वो कौन सी ट्रिक है? कीड़ा। वो कौन सी ट्रिक है हमारे पास? कीड़ा। कीड़े के द्वारा हम याद रखते हैं कि कीड़ा में, KEDA, कीड़ा में जो भी आया वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। वो क्या नहीं होंगे? वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। बाकी जो बचे बी और सी, वो वाटर सॉल्युबल होंगे। अब बी के भी आगे को बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, इनको याद करने की भी एक ट्रिक है, जैसे ABCDE। तो रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी। ठीक है, रथ अर्थ हो जाता है हमारे पास, विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। रथ एक ट्रॉफी में ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। थायामिन, बी का क्या नाम है? थायामिन। बी का क्या नाम है हमारे पास? B1 का थायामिन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेलोर। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन के का फिनोक्यूनोन। ठीक है, तो ये हमारे पास रक्त एक टॉफी के द्वारा हम याद रखते हैं इस ट्रिक को। बाकी ये रहे हमारे पास विटामिन जो बी के बाकी पार्ट है, विटामिन B1 थायामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। 5 से हम याद रख सकते हैं पेंटो बोलते हैं ना इसे, तो पेंटोथेनिक एसिड। B6 से पायरिडॉक्सिन, B7 से बायोटिन, B9 से फॉलिक एसिड और B12 से कोबालमिन। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास विटामिन के, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद होनी चाहिए। उसके अलावा विटामिन जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हमने कौन से पढ़े? वो पढ़े थे हमने बी और सी। ठीक है, उसके अलावा ए जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो फैट सॉल्युबल है। विटामिन ए क्या करता है हमारे पास? हमारे जो विजन है उसको ठीक रखता है। ठीक है, कीप आई एंड स्किन हेल्दी रखता है। इसका क्या सोर्स है हमारे पास? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। ठीक है, अगर इसकी कमी की वजह से लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, रतौंधी रोग भी बोलते हैं। विटामिन B1 से, विटामिन B1 का क्या नाम है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, थायमिन। ठीक है, थायमिन पता होना चाहिए हमारे को। ये क्या करता है हमारे पास? कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है हमारे पास, ये पता होना चाहिए हमारे पास। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज, डिजीज को हेल्प करता है रोगों से लड़ने के लिए। ठीक है, स्कर्वी इसकी कमी की वजह से हो जाता है स्कर्वी। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स। ठीक है, आंवला खाना चाहिए, गुआवा खाना चाहिए, ग्रीन चिल्ली, ऑरेंज, लेमन। और विटामिन डी हेल्प्स बॉडी अब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम बोन्स एंड टीथ। ठीक है, फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्थ। ठीक है, ये इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, सॉफ्ट एंड बेंट हो जाती है हमारी बोन्स। अब उसका रहता है मिनरल्स में, अगर हम देखें कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो जाती है? बोन एंड टूथ डिके हो जाता है। आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर्स हो जाता है, और आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी में दिया गया, जो हमारे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हिंदी में है हमारे पास। ठीक है, विटामिन ए, B1, C, D, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। ठीक है, घेंगा भी बोलते हैं गोइटर्स को। ठीक है, क्या बोलते हैं? घेंगा भी बोलते हैं। और आयरन को, एनीमिया को क्या बोलते हैं? खून की कमी। एनीमिया आयरन की कमी से क्या हो जाता है? खून की कमी हो जाती है। बाकी स्कर्वी विटामिन सी से, रिकेट्स हमारा विटामिन डी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास
ये रहे हमारे सारे के सारे विटामिन जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन ए का क्या सोर्स है? फिश लिवर ऑयल, कैरेट, बटर एंड मिल्क। विटामिन बी1 थायमिन का क्या सोर्स है? ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल्स। ठीक है। विटामिन बी2 का रिबोफ्लेविन का मिल्क, एग व्हाइट, लिवर, किडनी। ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन बी6 का ईस्ट मिल्क, एग योल्क, सीरियल्स एंड ग्राम्स। उसके बाद विटामिन बी12 का मीट, फिश, एग, कर्ड। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड का सिट्रस फ्रूट। तो देखिए सिट्रस फ्रूट हमारे को खाने चाहिए विटामिन सी को अगर हमें अपनी बॉडी में स्ट्रॉन्ग करना है। विटामिन डी एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग योल्क। ठीक है। विटामिन ई का वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट ऑयल, ऑयल खाना चाहिए इसमें कौन सा? वेजिटेबल ऑयल। ठीक है। सनफ्लावर ऑयल। विटामिन के से ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है। ये क्या करता है? विटामिन के इंक्रीज करता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह, कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से। वेरी वेरी विटामिन बी1, विटामिन बी1। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है जो पूछी जाती है। स्कर्वी, विटामिन सी। ठीक है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। रिकेट्स, विटामिन डी, ये हमारे को पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें एनर्जी पर ग्राम ऑफ टाइपिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट, अगर हम देखें एनर्जी किस में ज्यादा है? प्रोटीन में, फैट में या कार्बोहाइड्रेट में? तो अगर हम देखें तो एनर्जी सबसे ज्यादा होती है हमारी फैट में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन तीनों में से एनर्जी किस में ज्यादा है? फैट में। किस में ज्यादा है हमारे पास? फैट में। एनर्जी किस में ज्यादा होती है हमारे पास? फैट में। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे को पता होना चाहिए था। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर रहा ये विटामिन ए के सोर्स, अभी हमने नाम पढ़ लिए। अगर हम देख लें एक बारी तो देखिए कैरेट हो गया, पपाया हो गया, मिल्क हो गया, मैंगो हो गया। विटामिन बी1 के पनीर, पंपकिन सीड्स हो गए, राइस हो गए, व्हीट हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। नेक्स्ट आता है विटामिन सी के लिए तो देखिए आंवला, नींबू, टमाटर, ऑरेंजेस, गुआवा, चिली। ठीक है। ग्रीन चिली तो पूछा गया है, ग्रीन चिली किसके लिए? विटामिन सी के लिए। विटामिन डी के लिए बटर, फिश, एग, एडिबल मशरूम और उसके अलावा मिल्क। नेक्स्ट ये हमारे पास हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपना जो हमारा अगला पढ़ा था हमने क्वेश्चन की जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पोलन का उत्पादन कौन करता है उसमें से? तो देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन किसको बोला जाता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है। एंथर से क्या करना है? एंथर से हमारे क्या जाएगा? पोलन्स जाएंगे कहां पर? स्टिग्मा में। ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। यानी अब हमारे को दो पार्ट पढ़ने पड़ते हैं प्लांट के। ठीक है। प्लांट के द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है। जो फ्लावर है हमारे पास उसमें क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। वो कौन कौन से होते हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमन है हमारे पास वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये रहा हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये रहा हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हो गया स्टेमन और ये हो गया पिस्टल। तो स्टेमन के भी दो पार्ट है। ये हमारे पास ये वाला पार्ट रहा फिलामेंट और ये रहा हमारा एंथर। और फीमेल में अगर हम देखें तो ये रहा हमारे पास स्टिग्मा। ठीक है। ये स्टाइल रहा, ये ओवरी रहा और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए इनके पार्ट्स में पूछ लिए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो मेल में आ जाता है हमारे पास स्टेमन, स्टेमन में आया एंथर एंड फिलामेंट और फीमेल में आया हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। तो ये अरेंज करने को भी आ सकते हैं। स्टिग्मा हो गया हमारे पास, स्टाइल हो गया हमारे पास, ओवरी हो गया, ओव्यूल हो गया। ठीक है। अगर हम देखें ये रहा हमारे पास एंथर। एंथर में पोलन का उत्पादन होता है और उसके बाद वो कहां पर जाते हैं? स्टिग्मा में जाते हैं, फिर रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है। अब देखिए यहां पर आता है अब पिस्टल कंटेन क्या कंसिस्ट करता है? पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और एंथर क्या कंटेन करता है हमारे पास? एंथर और फिलामेंट से होता है इसमें। ठीक है। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ये हो गया हमारे पास। ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स, वन और मोर ओव्यूल्स। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल्स। जो हमारे पास एग है वो कौन फॉर्म होता है हमारे पास? ओव्यूल्स में। तो ये थे हमारे पास फ्लावर में, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल और फीमेल। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट था हमारे पास, तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? ऑरेंज और स्टेमन। तो अभी हमने देखा ना। अब देखिए ये हमने देखा एंथर, फिलामेंट, ये थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके अलावा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, ये थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये हमारे को पता होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास। इसमें दो तरीके की पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? एक ही फ्लावर के पॉलन इसके स्टिग्मा में जा रहे हैं, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? इसके जो पॉलन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास
अगला क्वेश्चन, अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल विच प्रॉपर्टी शो अ डेफिनेट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बोल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो इंक्रीज करती है। वैलेंसी इंक्रीज करती है, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम देखें जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक्सर्ट करता है स्ट्रॉन्ग पुल टू ऑन द न्यूट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठे, ये इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ को खींचता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियस पुल मोर स्ट्रांगली ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो पुल है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो मोर एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयंस को रिमूव करने के लिए लगी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी, कुछ ज्यादा देनी पड़ेगी तो वो इंक्रीज होगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जा रही है। अगर हम देखिए वैलेंसी क्या करती है, पहले इंक्रीज होती है फिर उसके बाद क्या कर जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। उसके अलावा मेटेलिक कलेक्टर डिक्रीज करता है, और उसके अलावा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। अब देखिए ये हमारे पास पहले न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पहले थोड़ी कम एनर्जी से खींच रहा था तो उसकी रेडियस बड़ी होगी। अब वो ज्यादा एनर्जी से खींच रहा है तो रेडियस क्या होती रहेगी, छोटी होती जाएगी ना, क्योंकि वो ज्यादा पुल से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ को खींच रहा है। डिक्रीज बिकॉज द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल ड्रॉन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये बोल रहे हैं जब हम लेफ्ट टू राइट को जाते हैं तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चले अपना, देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला था हमारा पॉलिटी का, कौन सा राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहा था। तो देखिए अभी चुनाव ये है पश्चिम बंगाल में हाल में हुए हैं, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आना तय है। इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा कमीशन का, जितने भी चुनाव हुए हैं उससे। पश्चिम बंगाल में कौन सा दल है जो 34 वर्षों तक लगातार सत्ता में रहा था, तो वो 1977 से लेके 2011 तक लगातार सत्ता में रहा था। तो वो था हमारे पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPIM। ठीक है, CPIM। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द इंटरस्टेट काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश। इंटरस्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 263। ठीक है, 263 के तहत। अब आपको बताना है आर्टिकल 262 के तहत किसका गठन किया जाता है, कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम देखें अभी चुनाव चले हैं हमारा, तो एक बारी एक नजर हम भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी डाल देते हैं। जो भारत का निर्वाचन आयोग है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भारत संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यही आ जाता है कि संविधान में क्या ये मेंशन है। हाँ जी, संविधान में ये मेंशन है, कौन से अनुच्छेद में, 324। कौन से अनुच्छेद में, 324। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अनुच्छेद तो हमने यहाँ पर बता दिया लेकिन आपको बताना है कि संविधान के कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में है या कौन से भाग में है। ठीक है, और इसका जो स्थापना थी वो कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 को। कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 को। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये क्या करता है, इसकी स्थापना तो की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ये कौन से अनुच्छेद को कायम रखता है, अनुच्छेद 326 को। वो क्या बोलता है अनुच्छेद 326 क्या कहता है हमारे पास, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कायम रखता है ये। ठीक है, संविधान के कौन से अनुच्छेद को ये कायम रखता है, संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत। और 326 क्या बोलता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लोकतांत्रिक सिद्धांत को ये कायम रखता है। उसके अलावा अगर हम देखें जब इसकी स्थापना की गई थी, मूल रूप से इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। ठीक है, CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन होता था, लेकिन अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया था। उससे पहले भी इसमें काफी चेंज हुए थे, उससे पहले भी ये एक बारी 3 बना, फिर से 1 हुआ, लेकिन हमारे को ये याद रखना है अक्टूबर 1993 के बाद से यह 3 मेंबर बॉडी बन गया। ये क्या है हमारे पास, बहुसदस्यीय आयोग है। ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है हमारे पास, जो संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की निगरानी के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, यानी ये कौन कौन से चुनावों के लिए उत्तरदायी है, एक तो संसद के में जो चुनाव होंगे, उसके अलावा
राज्यों में किस चीज के लिए? राज्यों की विधानसभाओं के लिए, यानी राज्यों की जो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए हर स्टेट का अपना एक इलेक्शन कमीशन होता है। किस किस चीज के लिए? पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए। ठीक है, तो संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, यानी इसकी हर लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर हम देखें भारत निर्वाचन आयोग के कौन कौन से सदस्य हैं 2026 में, तो देखिए वो है हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। वो कौन कौन से हमारे पास? अगर हम देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे इस वक्त? श्री ज्ञानेश कुमार। कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार, ये रहे श्री ज्ञानेश कुमार। उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे पास? वो है हमारे पास डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, वो रहा हमारे पास, वो रहे ये। उसके अलावा और कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। तो ये याद रखने हमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इलेक्शनर कमिश्नर कौन है, 2। वो है हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। तो या आप यहां से भी इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो ये ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और सुखबीर सिंह संधू के द्वारा आप इस ट्रिक के द्वारा याद सकते हैं कि इनके आने से इलेक्शन में सुख ही सुख हो गया, ठीक है। और डॉक्टर विवेक जोशी, इनके आने से इलेक्शन में एक विवेक आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके अलावा आता है हमारे पास कि जो इनकी नियुक्ति है वो कौन करते हैं। अब ये मेंबर तो आ गए, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिबेट चली, लेकिन मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि इनकी नियुक्ति के लिए एक हम कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण करेंगे। उनमें कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, उसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो देखिए इनकी जो कमेटी है जो इन्हें नियुक्त करता है उसमें कौन कौन है? एक तो आते हैं हमारे पीएम, उसके अलावा सीजेआई आते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के। तो ये हो गया हमारे पास। अब इनकी जो नियुक्ति है, ये जो कमेटी है ये तो सिफारिश देगी, लेकिन जो नियुक्ति पत्र है उसपे किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा इनकी जो सीमा है, कब तक ये अपने पद पे रहेंगे, वो कितने वर्ष की है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वो इसमें से मानी जाएगी। अब उसके अलावा आता है कि ये इनका अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देते हैं, तो वो राष्ट्रपति को लिख के लिखित त्याग पत्र दे सकते हैं, अपने इस्तीफा दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें इन्हें इनके पद से हटाना हो तो किस बेसिस पे हटा सकते हैं, तो हम वो हटा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के लिए जितना भी प्रोसेस फॉलो होता है वो इनको हटाने के लिए वही प्रोसेस फॉलो होगा। वो कौन सा प्रोसेस होता है? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, ठीक है। और क्या होगा? इनके ऊपर दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। बाकी जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी सिफारिश पे हटाया जा सकता है। तो ये था हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो, अगर अब अभी हम देखें भारत के कितने राज्यों में चुनाव हुए? भारत के राज्यों में चुनाव हुए 4 राज्यों में। किस में? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु। इसके अलावा पुडुचेरी में भी चुनाव हुए। पुडुचेरी में भी विधानसभा के चुनाव हुए। अब आप बताएंगे पुडुचेरी के अलावा ऐसी कौन सी यूटी है जहां पर, कौन सी यूटीज है जहां पर विधानसभा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखिए इलेक्शन 2026 में, तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल सीटें हर राज्य में कितनी थी विधानसभा के लिए। तो देखिए वेस्ट बंगाल में थी 294, असम में 126, केरला में 140, तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30। तो अगर हम इन्हें देखिए क्रमबद्ध तरीके से देखें, 294, फिर 234, फिर 140, 126 और 30। 294 कहाँ है हमारे पास? सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में, जो अब तक चुनाव हुए उसमें बता रहे हैं। उसके बाद है तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट 140 कहाँ जाती है हमारे पास? केरला में, फिर आएगा असम और फिर आएगा पुडुचेरी। तो ये हमने देख लिया। उसके अलावा मेजोरिटी फिगर, यानी इनको अगर इसमें से इतनी सीटों में से किसी पार्टी को कितना बहुमत लेना था ताकि वो अपनी सरकार बना सके, तो वो लेना था 148, ठीक है। कितना लेना था? 294 में से 148, 126 में से 64, 140 में से 71, 234 में से 118 और 30 में से 16। अगर हम देखें कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी पार्टी विजयी हुई, तो वेस्ट बंगाल में हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी, असम में भी भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा केरला में इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, तमिलनाडु में अगर आपको पता होगा इनकी जो पार्टी अभी इन्होंने बताई थी टीवीके, वो जीती। उसके अलावा पुडुचेरी में एनडीए में भी 2 पार्टी का गठबंधन था, AINRC एंड बीजेपी, ठीक है। अब सीएम देखते हैं कि न्यू सीएम बने, वो कौन से बने? सुभेंद्र अधिकारी, ठीक है। वेस्ट बंगाल के कौन बने? सुभेंद्र अधिकारी, ये बने। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। क्योंकि दोनों के नाम याद करने क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्होंने शपथ ली, ये सीएम बने, लेकिन शपथ किसने दिलाई? गवर्नर ने। हमारे को गवर्नर का नाम भी पता होना चाहिए। सुभेंद्र अधिकारी, रविंद्र नारायण रवि। उसके अलावा असम के देखिए हिमंता
बिस्वा शर्मा। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। उसके अलावा केरला के वीडी सतीशन, हम पिनरई विजयन पे ही टिक करके आएंगे क्योंकि हमने उन्हीं का ही नाम सुना होता है, तो ये याद रखना है, वीडी सतीशन। यहाँ के कौन थे गवर्नर? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। ठीक है, तमिलनाडु में जोसेफ विजय चंद्रशेखर, तो इनका नाम तो हमें सबको पता होगा, विजय चंद्रशेखर। थालापति बोला जाता है इन्हें वहां पर तमिलनाडु में। और यहाँ के गवर्नर तमिलनाडु और केरल के एक ही गवर्नर है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। और यहाँ पर देखें अगर पुडुचेरी में एन रंगास्वामी, कौन बने? एन रंगास्वामी। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आपको पता होगा यहाँ पर कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन थे? पुनियन। ठीक है, पुनियल कैलाश नाथन। तो ये हो गया हमारे पास। ये पता चल गया हमारे को कि सबसे ज्यादा सीटें इन चारों में से, इन पांचों में से किसके पास थी? वो थी हमारे पास वेस्ट बंगाल में 294। उसके बाद असम में अगर हम देखें तो वो थी 126, केरला में 140 और तमिलनाडु में 234। उसके अलावा पुडुचेरी में 30। यहाँ पर है सुविंदर अधिकारी, रविंद्र नारायण रवि, हिम्मत बिस्वा शर्मा जी, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, वीडी सतीशन, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, एन रंगास्वामी, पुनियल कैलाश नाथन। तो ये थे हमारे पास इलेक्शन 2026 के जो मुख्य की पॉइंट है, वो हमने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट अगर हम चले तो देखिए CPI-M आर्टिकल 263। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब हिस्ट्री से, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द रिएक्शनरी स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया इन अर्लियर 1900। ठीक है, अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने 1900 के आरंभ में पूरे भारत में प्रतिक्रियाशील स्वदेशी आंदोलन को उत्पन्न किया? तो वो था बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन की घटना से लोगों में स्वदेशी आंदोलन का क्या हो चुका था? पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन उत्पन्न हो चुका था। Which system introduced by the British strengthened the power of landlords and created new social inequalities? ब्रिटिशरों के द्वारा ऐसा कौन सी प्रणाली लागू की गई थी जिसके द्वारा जमींदारों की शक्ति बढ़ गई थी और नई सामाजिक असमानताएं पैदा हुई थी? तो वो थी हमारी जमींदारी। कौन सा किया गया था? वो जमींदारी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो डी एंड जमींदारी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमी का, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम बैंक? फॉर बैंक इनकम, बैंक के लिए मेन इनकम क्या है? बैंकों का मुख्य आय स्रोत क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, ऋण पर लगाए गए ब्याज और जमा पर दिए गए ब्याज के बीच का अंतर। द मनी दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, द फीस दे चार्ज फॉर इशुइंग चेक, द सर्विस चार्ज फॉर ओपनिंग अकाउंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन, ठीक है, ऋण पर लगाए गए ब्याज, जो वो ऋण पे ब्याज लेते हैं, उसके अलावा जमा पर दिए गए ब्याज, जो हम पैसा बैंक में जमा करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं, उनके बीच का वो अंतर है, वो बैंक की क्या होती है? इनकम होती है। द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मेनली इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू, सेकेंडरी जो सेक्टर है कौन सी एक्टिविटी आती है इसमें से? ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक, प्रोवाइडिंग सर्विस टू पीपल एंड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर। तो वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल से वस्तुएं बनाना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसका था हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग सर्विस टू पीपल एंड बिजनेस। सॉरी, इसका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कच्चे माल से वस्तुएं बनाना। ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या बोला है हमारे पास? सेकेंडरी सेक्टर बोला है। कौन सा सेक्टर बोला है? सेकेंडरी सेक्टर बोला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योग्राफी से, द सुंदरवन डेल्टा लोकेटेड इन द लोअर रिच ऑफ द बंगाल रीजन इज फॉर्म्ड बाय द गंगा टुगेदर विथ विच अदर मेजर रिवर। तो आपको पता होगा यहाँ से हमारी गंगा आ रही है, यहाँ से हमारी कौन सी रिवर आ रही है? असम वाले या अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके से ब्रह्मपुत्र। कौन सी रिवर आ रही है? हमारी ब्रह्मपुत्र आ रही है। ठीक है, और उसके बाद वो दोनों रिवर कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है, फिर वो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कौन सी रिवर है सुंदरवन जो डेल्टा है का निर्माण करती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप इज मैक्सिमम 90 डिग्री एट, कहां पर होता है? चुंबकीय झुकाव सबसे ज्यादा कहां पर होता है? अधिकतम 90 डिग्री पर होता है। अधिकतम 90 डिग्री पर होता है, वो कहां पर होता है हमारे पास? मैग्नेटिक पोल्स पे। कहां होता है? मैग्नेटिक पोल्स पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए इसका होगा हमारे पास ब्रह्मपुत्र और इसका होगा मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, कहां होगा? मैग्नेटिक पोल्स पे होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू रिहेबिलिटेट कम्युनिटीज आफ्टर मेजर नेचुरल डिजास्टर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बड़े प्राकृतिक आपदा के बाद समुदायों को पुनः निर्वासित करने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? क्या दिखाता है हमारे पास? मूल्य खाद्य और पीने के पानी की आपूर्ति करना, सलाह की अनदेखी करना और अकेले काम करना। तो देखिए ये तो नहीं हो सकता। पहले से निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है
ले जाना, घरों का पुनर्निर्माण करना और परिवारों को बसाना। तो कौन सा हो सकता है हमारे पास? तो ये हो सकता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रीबिल्डिंग होम्स एंड सेटलिंग फैमिलीज। ठीक है, रीसेटलिंग फैमिलीज, क्योंकि आपदा आ चुकी है, आपदा के बाद की बात की जा रही है। ठीक है, रीबिल्डिंग होम्स एंड रीसेटलिंग फैमिलीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। इन हिमाचल प्रदेश द मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स स्कीम इज रिलेटेड टू। ये स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है हमारा? तो वो हमें बताना है। एग्रीकल्चर सब्सिडी से, हायर एजुकेशन से, स्पोर्ट ट्रेनिंग से, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग से। तो वो है हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण से। व्हाट इज द लोएस्ट एल्टीट्यूड रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर हम देखें इन चारों में से हमें बताना है लोएस्ट कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आता है? शिवालिक्स आता है। कौन सा आता है हमारा? शिवालिक्स। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान। जब हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कम ऊंचाई वाले स्थान में किसे पढ़ते हैं? शिवालिक्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? शिवालिक्स को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिवालिक रेंज। नेक्स्ट आता है 12 फरवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भी जिक्र हुआ है यहाँ पर। तो ये थी हमारे पास 68। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितनी थी? 68। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश? कौन सी ऐसी रिवर है जो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज होती है? देखिए गंगा तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से जो गंगा है वो नहीं बहती, ब्रह्मपुत्र नहीं बहती, नर्मदा भी नहीं बहती, सतलुज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एलिमिनेशन के थ्रू और हमारे को अगर ज्योग्राफी की समझ होती तो उसके थ्रू इस क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो देखिए 68 और सतलुज। विद विच एक्टिविटी इज द थोड़ा डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश मेनली एसोसिएटेड? जो हमारा थोड़ा डांस है वो किससे एसोसिएट करता है? तो वो है हमारे पास आर्चरी एंड मार्शल ट्रेडिशन। ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा होगा जब आप शिमला भी जाते होंगे तो वहां पर टनल में भी इसकी ठोडा की फोटो ड्रॉ की गई है, बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट अफेयर। विच माइलस्टोन डिड थाईलैंड्स कुलावूट विदित करण अचीव इन जून 2025? देखिए अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड के करंट अफेयर भी पूछ रहा है कमीशन। रीच्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस सिंगल बैडमिंटन। तो ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। हु सेट अ न्यू कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप रिकॉर्ड फ्रॉम इंडिया इन द वुमेन्स 48 किलोग्राम कैटेगरी इन अगस्त 2025? किसने सेट किया? तो वो है हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीराबाई चानू ने। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन डी, इसका हो गया मीराबाई चानू। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश इन 2025 प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अलर्ट टू हेल्प प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है, तो कौन सी इनके द्वारा जो हमारे पास एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई थी? तो वो है हमारे पास गजरक्षक। कौन सी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गजरक्षक। तो आपको याद रखना है गजरक्षक जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज के लिए? ताकि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो सके, या फिर क्या हो सके, उनका रोकने में मदद के लिए वास्तविक समय का पता चल सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। उस वर्ष रक्षा निर्यात, हथियार, गोला बारूद और सैन्य प्रणाली सहित का अनुमानित मूल्य कितना था? तो वो बताना है हमारे को। तो इसका होगा 23,600 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमने देखे यहाँ तक क्वेश्चन देखे हमने जो कमीशन ने इस पेपर में पूछे थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।